नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे और एक विद्यार्थी के रूप में किसी न किसी क्रिया में व्यस्त होंगे। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मेरे आसपास के लोग भी बहुत सारी क्रियाओं में व्यस्त हैं। जैसे कोई खेलने की क्रिया कर रहा है, कोई दौड़ने की क्रिया कर रहा है और मैं भी तो अखबार पढ़ने की क्रिया ही कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिया होती क्या है? अगर नहीं जानते तो चलिए आज हम क्रिया, उसके भेद और उदाहरणों के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर सरल भाषा में कहूं तो क्रिया मतलब करना। किसी भी वाक्य में वो शब्द क्रिया होते हैं जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। यहाँ पे किस शब्द से हमें पता चल रहा है कि काम हो रहा है? जी हाँ, पढ़ाता है। अतः यहाँ पे पढ़ाता है क्रिया होगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। चेतन गिटार सीखता है। यहाँ पे सीखता है शब्द से हमें काम के होने का पता चल रहा है, अतः ये होगी हमारी क्रिया। नीलू कार चलाती है। इस वाक्य में भी चलाती है शब्द से हमें पता चल रहा है कि यहाँ क्रिया हो रही है। एक और उदाहरण, पक्षी उड़ता है। यहाँ पर पक्षी के द्वारा उड़ने का काम किया जा रहा है, अतः उड़ता है यहाँ पे क्रिया होगी। तो इन सभी उदाहरणों के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्रिया क्या होती है। इंग्लिश में क्रिया को वर्ब कहा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं क्रिया के अलग अलग भेद। क्रिया के भेदों को दो भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को समझने से पहले हमें समझना होगा कि कर्म क्या होता है। कर्म किसी भी वाक्य में वो शब्द होता है जिस पर कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया का असर पड़ता है। एक उदाहरण से समझते हैं। राम आम खाता है। यहां राम के द्वारा खाने की क्रिया की जा रही है, लेकिन इस क्रिया का असर आम पर पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो राम के द्वारा खाने की क्रिया बिना आम के पूरी नहीं हो सकती। अतः यहाँ पे आम जो है वो कर्म होगा। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के भेदों में हम पढ़ते हैं कि किसी भी क्रिया का निर्माण या उसकी रचना आखिर हुई कैसे है। इस आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो आइए अब हम विस्तार से पढ़ते हैं इन सभी क्रिया के भेदों के बारे में। तो आइए देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी क्रिया जिसके साथ उसका कर्म आया हो। उदाहरण के लिए इस वाक्य को देखते हैं। राम ने रावण को हराया। यहाँ राम के द्वारा हराने की क्रिया की जा रही है, लेकिन इस क्रिया का असर रावण पर हो रहा है, अतः यहाँ रावण कर्म होगा और हराना क्रिया। अतः यहाँ हराने की क्रिया सकर्मक क्रिया होगी क्योंकि उसके साथ रावण कर्म आया है। एक और उदाहरण देखते हैं। अब्दुल पत्र लिखता है। यहाँ अब्दुल के द्वारा लिखने की क्रिया की जा रही है और इस क्रिया को बिना पत्र के पूरा नहीं किया जा सकता, अतः यहाँ पे पत्र जो है वो कर्म होगा। तो यहाँ पे भी लिखने की क्रिया का कर्म उसके साथ है, अतः ये सकर्मक क्रिया होगी। दूसरा भेद हमारा है अकर्मक क्रिया। जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट है कि ऐसी क्रिया जिसका कर्म उसके साथ ना हो। उदाहरण के लिए शेर दौड़ता है। यहाँ शेर के द्वारा दौड़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन इस क्रिया के लिए उसे किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। एक और उदाहरण देखते हैं। पक्षी उड़ता है। यहाँ भी पक्षी के द्वारा उड़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन उसे उड़ने के लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरी भाषा में कहूं तो पक्षी द्वारा उड़ने की क्रिया का असर किसी और पर नहीं पड़ रहा, अतः यह भी अकर्मक क्रिया होगी। तो अब हम देखते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें सबसे पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कोई क्रिया न करके किसी अन्य को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए अध्यापक विद्यार्थियों से पत्र लिखवाता है। यहाँ पर
अध्यापक स्वयं पत्र लिखने की क्रिया नहीं करके विद्यार्थियों को पत्र लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए लिखवाता प्रेरणार्थक क्रिया होगी। एक अन्य उदाहरण, माँ मुझसे घर का काम करवाती है। यहाँ माँ स्वयं घर का काम न करके मुझे घर का काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, इसलिए करवाती है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होगी। अगला भेद है हमारा संयुक्त क्रिया। जब दो अलग अलग क्रियाएं मिलकर एक नई क्रिया का निर्माण करती है तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, मैं खाना खा चुका हूं। यहाँ पे खा और चुका हूं दो अलग अलग अर्थ देने वाली क्रियाएं मिलकर के खा चुका हूं एक संयुक्त क्रिया बना रही है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, बच्चे ने शरबत पी लिया। यहाँ पर पी और लिया है दो अलग अलग क्रियाएं हैं जिनके मिलने से नई संयुक्त क्रिया पी लिया है बनती है। हमारा अगला भेद है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता द्वारा किसी वाक्य में दो क्रियाएं की जाती है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, मैं खाकर पढ़ूंगा। यहाँ पर खाकर पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसका एक अन्य उदाहरण देखते हैं, तुम खेलकर आए हो। यहाँ खेलकर पूर्वकालिक क्रिया होगी। हमारा अगला भेद है नाम धातु क्रिया। जब क्रिया का निर्माण किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से होता है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। अगर वाक्यों में इसे हम देखें तो लोमड़ी ने कौवे से रोटी हथिया ली। एक अन्य वाक्य देखते हैं, चौकीदार सबसे बतियाना चाहता है। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर हमारे सभी भेद हमने यहाँ पे देखे। तो अब तक हमने देखा क्रिया के भेदों को दो भागों में बांटा गया है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो देखा आपने, क्रिया का भी अपना एक भरा पूरा परिवार है जिसमें न सिर्फ उसके भेद आते हैं बल्कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कर्म सभी शामिल हैं। और अब बारी है कि आपने कितना समझा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक पार्क में बैठा हूं और मेरे पास बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। आपको इन क्रियाओं को पहचानना है और इनके भेद अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो तैयार हैं आप सब? तब तक के लिए नमस्कार।